नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल पर। बेटा हम लोग आज बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तथ्यों की। ये जो कि आपकी ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का ये इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि अकार्बनिक रसायन का ये पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक के तथ्यों को याद करने के ट्रिक की और उनके प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे, यानी कि गुणों की बात कर लेंगे। फिर एफ ब्लॉक के तथ्यों की बात करेंगे, उसके ट्रिक को सीखेंगे, उनके गुणों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम लोग डी और एफ ब्लॉक के तथ्यों को पढ़ेंगे। ये आप लोगों का इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम बात करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तथ्यों की बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब आपने 11th क्लास में आवर्त सारणी पढ़ा, यानी कि आवर्त सारणी का एक चैप्टर है तथ्यों की आवर्तिता एवं गुणों का वर्गीकरण। जब आपने उसको पढ़ा था ना, तो उसमें आपने पढ़ा था कि कोई भी तत्व का जब या फिर परमाणु का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका जो लास्ट वाला सेल होता है ना, जो लास्ट वाला वो कोष होता है, वो क्या बताता है? वो बताता है कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो भाई अगर हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की, तो जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे उनका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट कोष डी कोष में जाता होगा, यानी कि अंतिम कोष जो डी कोष है उसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जाते होंगे। ठीक है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और एफ ब्लॉक में भी यही कंडीशन है, यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले होंगे वो लास्ट डी एफ कोष में भरे जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? ठीक, इसीलिए इनको कहा जाता है कि कौन से ब्लॉक के हैं जिसमें वो जाएंगे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उसी के नाम से, उसी कोष के नाम पे इनका ब्लॉक डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक के तथ्यों की। किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक एलिफेंट्स। किसकी बात करेंगे हम लोग? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। आ जाइए जरा, अब यहां पे एक वर्ड आप लोगों को बता दें, मतलब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम डी ब्लॉक के तथ्यों की बात करते हैं ना, तो डी ब्लॉक का जो तत्व होते सारे के सारे डी ब्लॉक समूह संख्या 3 से लेकर के समूह संख्या 12 तक रखे गए हैं। कहां तक रखे गए हैं? समूह संख्या 3 से लेकर के समूह संख्या 12 तक डी ब्लॉक के तथ्यों को रखा गया है। और यहीं पे अगर हम बात करें कि ये किस किस आवर्त में रखे गए हैं, तो ये आवर्त 4, आवर्त 5, आवर्त 6, आवर्त 7 इसमें रखे गए हैं। यानी कि 4, 5, 6, 7 मतलब टोटली इनकी अगर हम बात करें तो ये टोटल 4 आवर्त में रखे गए हैं। कितने? 4, 5, 6, 7 आवर्त तक रखे गए हैं, चौथे से स्टार्ट 7वें तक। मतलब अब यहीं पे एक बात और कर देते हैं। अगर हम फोर्थ आवर्त के तत्व को पढ़ते हैं डी ब्लॉक के तत्व में, जब हम फोर्थ आवर्त के तत्व की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें होता यह है कि उसका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा 3D उपकोष में जाएगा। किस में जाएगा? 3D उपकोष में जाएगा। इसीलिए चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्व को 3D श्रेणी का तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3D श्रेणी का तत्व। और यहीं पे अगर हम बात करें पांचवें आवर्त की, तो जब आप पांचवें आवर्त की बात करोगे, कैसरे आवर्त की? पांचवें आवर्त की बात करोगे ना, तो उस केस में डी ब्लॉक के तत्व पांचवें आवर्त में लास्ट सेल में लास्ट उपकोष 4D में जाते हैं। इसीलिए इनको 4D श्रेणी के तत्व कहा जाता है। जो देखो, जो चौथे आवर्त के हैं 3D श्रेणी, जो पांचवें आवर्त के हैं 4D श्रेणी, जो छठवें आवर्त के हैं 5D श्रेणी, और जो 7वें आवर्त के हैं वो 6D श्रेणी। ठीक है बेटा? ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो आया समझ में। आ जाइए जरा, हम बात कर लेते हैं अब यहां पे। ठीक है, डी कोष क्यों कहा जाता है? इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर यहां पे लिख देते हैं इनका अंतिम कोष, अंतिम कोष
डी कोष होता है। ठीक है बेटा, कौन सा कोष होता है? डी कोष होता है, इसीलिए इनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको रेड से कर देते हैं। हाँ, अगर हम इंपॉर्टेंट इसमें बात करें, क्या इंपॉर्टेंट है कि डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तथ्यों को संक्रमण धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण धातुएं कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये मैंने लिखा। अब यहां पे इसको हम समझा देते हैं कि इन्हें संक्रमण धातुएं क्यों कहा जाता है, इसको समझ लेते हैं, तो आगे के पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इन्हें संक्रमण धातुएं क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है, आइए समझते हैं। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लास्ट वाला सेल होगा वही उसके ब्लॉक को डिसाइड करेगा। इसका लास्ट वाला सेल डी है, यानी कि लास्ट वाला कोष डी है। ठीक है, पर अगर यहां पे अगर हम बात करें तो जो डी कोष है ना, वो यस के पहले आ जाता है, यानी कि इसके लास्ट में तो जाता है यस, पर मानते हैं डी को। ठीक है ना, जो डी वाला है ना पहले आ जाता है, और ये बीच में रहता है किसके? पी और यस के बीच में रहता है। किसके बीच में रहता है? पी और यस के बीच में रहता है डी वाला। डी वाला तो जाना चाहिए था सबसे आखिर में, लेकिन पहले आ जाता है, सबसे बाद में यस वाला आ जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर भी डी वाले को लास्ट वाला कोष मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यस वाला तो पहले भरा जाना चाहिए था डी वाले से, पर डी वाला पहले भरा जाता है, फिर बाद में यस वाला भराता है। ये सारे रीजन है संक्रमण धातुएं कहे जाने के। क्या रीजन है ये? कि ये डी वाला लास्ट वाला सेल होता है, पर पी और यस के बीच में रहता है। ठीक है, भरना चाहिए पहले यस, लेकिन भरता है पहले डी, वो भी पूरी तरह से भरा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा यहां पे लिख देते हैं कि इनको संक्रमण धातुएं क्यों क्यों कहा जाता है, मतलब क्या क्या रीजन है, आइए जानते हैं। अगर हम यहां पे बात करें कि इनको हम संक्रमण धातुएं क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम लिख देते हैं यहां पे। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? क्वेश्चन, कि इनको संक्रमण धातुएं क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका, कौन सा कलर में है यार, मजा नहीं आता व्हाइट कलर पे। बोलते हैं कुछ करने के लिए कर देते हैं कुछ, तो इसलिए मजा नहीं आता। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में यह है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं क्यों कहा जाता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर कई सारे होंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं बेटा। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? इसके आंसर की बात कर लेते हैं। ये हाँ ठीक है, ये कलर। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसका आंसर ए नंबर पे अगर हम बात करें, ए आंसर क्या होगा कि डी कोष आंशिक रूप से भरा होता है। डी कोष आंशिक रूप से भरा होता है। और क्या बात करें, और यहां पे अगर हम बात करें बी पार्ट की, तो बी वाला क्या होगा भाई? बी वाले में क्या कहोगे? डी कोष आखिरी होता है, डी कोष अंतिम कोष होता है, डी कोष इसका अंतिम होगा,
अंतिम कोष होता है, परंतु P और S के बीच में उपस्थित होता है, परंतु P और S के बीच में होता है। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है। आगे बात करें, हाँ आगे बात करें। सी नंबर किसकी बात करते हैं? सी वाले की बात करें। भरना चाहिए पहले यस, लेकिन भर जाता है पहले डी, वो भी आंशिक रूप से। भरना चाहिए पहले यस, पर भर जाता है पहले डी, वो भी आंशिक रूप से, आंशिक रूप से। तो ये सारे रीजन क्या हैं? ये सारे रीजन हैं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं कहने के। थोड़ा सा पानी इनटेक करते हैं क्योंकि हमको प्यास बहुत लगती है। अच्छा दिख तो रहा है बेटा ना? हाँ दिख रहा है सर। आ जाइए, इतना मैंने पॉइंट लिख दिया है आपके सामने, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं साइड में भी तो था ना साइड में। अच्छा अभी हो गया, आउट हो जाऊं। अच्छा फ्रेम से बाहर मत जाओ, पेन अपना दिखाते रहो। कर लिए स्क्रीनशॉट? ओके बेटा, चलिए सेव किया। सेव करने के बाद करता हूं इसको क्लीन। और भी बात कर लेते हैं इसमें डी वाले में। मैंने आप लोगों को बताया कि डी वाले संक्रमण धातुएं कहा जाता है। इनका लास्ट वाला सेल कहां पे होता है? और लास्ट वाला सेल क्या होता है भाई साहब? डी होता है। ठीक, लास्ट कोष क्या होता है? डी होता है। अब आगे अगर हम इसी में बात करना चाहें, तो आगे क्या पॉइंट लिख सकते हैं? आगे हम लिखेंगे कि ये समूह संख्या 3 से लेकर के समूह संख्या 12 तक में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? समूह 3 से लेके 12 तक रखे गए हैं। या फिर यहां पे लिखते हैं डी, अरे यार, ब्लॉक के तत्वों को समूह 3 से लेकर 12 तक रखा गया है। कहां तक रखा गया है बेटा? समूह 3 से लेके 12 तक रखा गया है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम बात करें कि ये आवर्त में किस में है, आवर्त में किस में है, इसकी बात करें ना, तो आवर्त 4 से लेकर आवर्त 4 से 7 तक। कहां तक? 7 तक। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जो आवर्त होते, 7th आवर्त, इसको रेट से करते हैं, 1 मिनट। जो इसमें पहला 4th आवर्त होगा, यानी कि चौथा आवर्त होगा, इन सारे तत्वों को 3D श्रेणी तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3D श्रेणी तत्व कहा जाता है। अरे यार, 3D श्रेणी का तत्व कहा जाता है इनको। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और अगर हम बात करें पांचवें आवर्त में, तो पांचवें आवर्त में क्या हो जाएगा? पांचवें आवर्त के तत्वों को हम लोग 4D श्रेणी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 4D श्रेणी तत्व। ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें छठे आवर्त की, तो छठे आवर्त की अगर आप बात करो, तो छठे आवर्त को हम लोग कहते हैं 5D श्रेणी तत्व। क्या कहते हैं बेटा? 5D श्रेणी का तत्व। और आगे आप आ जाओ, अगर हम 7वें आवर्त की बात करते हैं, कैसरे आवर्त की बात करते हैं? 7वें आवर्त की बात करते हैं।
तो जब हम 7वें आवर्त की बात करते हैं तो इन्हों हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, इनको हम लोग कहते हैं 6D श्रेणी तत्व। क्या कहते हैं? 6D श्रेणी नहीं है, श्रेणी तत्व। ठीक है बेटा, ठीक है, मैंने लिख दिया है आपके सामने, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोगों पे डिपेंड है। ठीक है बेटा। हाँ, ये व्हाइट कलर रहता है ना, जिसपे ना तो राइटिंग बैठती है ना तो मतलब लिखने में मजा, तो फेल नहीं आती। इसको मैंने ब्लैक कहा था पर किया नहीं, बंदा बहुत होशियार है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, सेव कर दिया हमने, सेव किया, सेव ए हो तो जा, हो गया। चलिए क्लीन करता हूं, क्लीन हो जा। हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं 4th आवर्त की। किससे बात करने जा रहे हैं? किसकी? चौथे आवर्त की बात करने जा रहे हैं। 4th आवर्त की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 3D श्रेणी तत्व कहते हैं। इसको हम लोग 3D श्रेणी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D श्रेणी तत्व कहते हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर, बहुत सही। आइए अब यहीं पे अगर हम बात करें कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिखता हूं कि ये आर्गन के बाद इसका आएगा 3D 1 to 10 और 4S 1 to 2। ठीक है बेटा? ठीक है सर, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब यहीं पे हम लिख देते हैं इसके समूह को पूरा 3 से लेकर 12 तक, आवर्त लिखते हैं, फिर सारे तथ्यों को लिखते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लोग कर ही सकते हो, मैंने लिख दिया है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी पे कर लेना। अच्छा, मैं एक आध लोगों का या फिर 3D वाले का करके बता दूंगा आप लोग को। 4D करना, 5D करना, 6D तो रेडियो एक्टिव होता है, उसको पढ़ना नहीं है। ठीक है ना, 6D रेडियो एक्टिव होता है, उसको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है बेटा? हाँ सर, बहुत सही। आइए, ब्लैक कलर है, सही। समूह संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए अब इस पे आवर्त की बात करें तो आवर्त होता है चौथा। कौन सा आवर्त होता है? चौथा आवर्त होता है, मतलब चौथा आवर्त होता है। चौथे आवर्त से अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे तत्व कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा स्कैंडियम, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके ट्रिक से चलेंगे। शक्तिवान करे मना, फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। ठीक है, यह साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकुंज से। ठीक है बेटा, वही है। आइए अब यहाँ पे इसका हम लिखते हैं ट्रिक, मतलब इसका निमोनिक्स, ट्रिक नहीं निमोनिक्स लिखते हैं। इसका लिखेंगे, ये तीर उर मत बनाओ, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे कर देता हूं। इसका लिखेंगे शक, इसका लिखेंगे ती, शक्ति। इसका मान नहीं वान, शक्तिवान। इसका करे, इसका मना, इसका फिर, इसका क्यों, इसका निकले, इसका कॉपर का कॉपर ही रहने दो, इसका जिंक, जिंक नहीं जिंक, कॉपर जिंक। ठीक है बेटा? ठीक है। अब इसके हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। अगर हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका हो जाएगा 3D 1 4S 2। ठीक है, इसका हो जाएगा 3D 2
4s2, ठीक है। इसका हो जाएगा 3d 3 4s2, इसका हो जाएगा 3d 5 4s2। अब यहां पे गौर फरमाओ, क्या करो, गौर फरमाओ, यहां पे 3d 3 है पर यहां पे डायरेक्ट 3d 5 हो गया है। ऐसा रीजन क्या है बेटा? रीजन मैं बताऊं, रीजन ये है कि डी वाले के पास कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। और आपको पता है कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रहते हैं। पता है कि नहीं पता है? पता है। अब जब 5 कक्षक हैं तो एक बात बताऊं मैं, पांचों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये आधा भरा होगा। अगर पूरा भरना है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में डालो, लेकिन यहां पे आधा भरेगा, ठीक है, क्योंकि अभी भाई इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, मैंने यहां पे 2 कर दिया है, क्या 4s1 होना चाहिए, ठीक है। इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्यों यहां तक आ गया? 4 तक चला जाना चाहिए था। यस वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच के अपने में भर लिया है 5 करने के चक्कर में, ये 4 तक जाना चाहिए था। अब मैं रीजन बताऊं, रीजन ये है कि ये अपना अर्धभरित अस्थायित्व ग्रहण करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अर्धभरित अस्थायित्व ग्रहण करना चाहता है, इसीलिए इसका 4 तो भरेगा, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो पछवा वाला भी आधा भर जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए अर्धभरित अस्थायित्व ग्रहण करने के चक्कर में यस वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे? इसको करेंगे 3d 5 4s2, इसको क्या करेंगे 3d 6। अब देखो काहे लिए यहां पे 3d 5 4s2, क्यों? क्योंकि यहां पे आना चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना वाला इसको दे दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया? तो यहाँ पे 4s2 हो गया, क्षमता 2 है ना भाई, हाँ था इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। अब यहाँ पे ये 6 क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये अपना अस्थायित्व ग्रहण करना चाहता है, अर्धभरित अस्थायित्व ग्रहण करना चाहता है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ 5 ही है। अब जब बढ़ रहा है और आगे रखने के चांसेस हैं तो आगे रख दो भाई, क्यों किसी को डिस्टर्ब करो, है कि नहीं? हाँ, 3d 6 4s2, आगे 3d 7 4s2, आगे 3d 8 4s2, आगे 3d 9 नहीं आएगा, 3d 10 4s1। सेम कंडीशन यहां पर भी है, यहां पे पूर्ण भरित अस्थायित्व ग्रहण कर ले रहा है, इसीलिए यस वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है डी वाला, ये पूर्ण भरित अस्थायित्व ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये होगा 3d 10 4s2। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो इसका डी वाला तो पूरी तरीके से भरा है, और जो एक लास्टो में यस था ना वो भी पूरी तरह से भरा है, लेकिन डी वालों की कंडीशन ये होती है डी ब्लॉक के तत्वों की, ये आंशिक रूप से इनका बाह्य कोश भरा होना चाहिए, पूर्ण भरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहां पे जो जिंक है, ये जो जिंक है ना, ये जो जिंक है ये डी ब्लॉक के तत्व का 3d श्रेणी में अपवाद है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी कि इसको कह देंगे कि ये डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, पर इसको भाई डी वाला कोष आखिरी है तो इसको डी वाले में रखा जाता है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। और यहाँ पे कहोगे कि सर डी वाला तो पूरा भरा है कॉपर का भी, इसको भी माना जाना चाहिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसको हम मान सकें। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका लास्ट वाले में अभी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस वाले में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक, चलिए। और कंडीशन कभी ये भी हो सकती है, कंडीशन कभी ये हो सकती है कि डी वाले से इलेक्ट्रॉन एक उठ के यस वाले में भी चला जाए। ठीक है ना, जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट में आएगा, मतलब जिसको उत्तेजित अवस्था कहते हैं, तो डी वाले कोष से उठ करके एक इलेक्ट्रॉन यस वाले में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है ना, तब भाई तब तो कंडीशन बदल जाएगी, तो इसको इसीलिए नहीं माना जाता। देखो डी वाला भरा तो है, लेकिन अभी इसके यस वाला पूरा नहीं भरा है, तो ये जाने के चांसेस हैं इसमें, इसलिए इसको अपवाद नहीं कहा जाता है। लेकिन जो जिंक वाला इसका तो सब पूरा भरा है, पूरा का पूरा भरा है, तो भाई इसको क्यों कह देते, इसको इसीलिए कह देते हैं कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, ये संक्रमण तत्व नहीं है, यानी कि डी ब्लॉक का नहीं है। और डी ब्लॉक में रखने का रीजन क्या है? क्योंकि इसका लास्ट वाला सेल डी है। चलो मैंने बहुत सारा बता दिया, अब ज्यादा बकवास नहीं करना।
ठीक है, सेव करो या स्क्रीनशॉट लो, आपकी मर्जी है। क्लीन 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 हो जा। अब रेड कलर से बात करते हैं। यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं अब पांचवें आवर्त की। किसकी बात करने जा रहे हैं? पांचवें आवर्त के तत्व की बात करने जा रहे हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे 4D श्रेणी। क्या कहेंगे? 4D श्रेणी के तत्व। क्या कहेंगे इनको? 4D श्रेणी तत्व। ठीक है, 4D श्रेणी तत्व कहेंगे। अब यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्रिप्टन के बाद आएगा, क्रिप्टन के बाद 4D 1 to 10, ठीक है, 5s 5, अबे यार 5s 0 to 2 जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी के आधार पे, जैसे अभी मैंने समझाया था, उसी के आधार पे आप रख के बना देना। ठीक है बेटा? हाँ सर, ठीक है। फिर से समूह लिखना पड़ेगा। 3 4 5, इसीलिए मैं इधर से नहीं लिखता, उल्टा लिखता हूँ। 5 6 7 8 9, अबे लगे लगे हो जा रहा है, मतलब 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ये आवर्त किस में होता है? पांचवें आवर्त में होता है। अब जब पांचवें आवर्त में है तो तत्व का नाम बताओ। चलो ट्रिक के द्वारा सीखते हैं, निमोनिक्स के द्वारा। ठीक है, हाँ, इसमें क्या आएगा भाई? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें, राह में पड़े तो, आग में कूद। ठीक है, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद। इसका यारी, इसका जरा, इसका निभा, इसका मौत, इसका तक, इसका रुकावटें, इसका राह में, इसका पड़े तो, आग में कूद। ठीक है, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूदो। क्या करो? कूदो। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले हम कर देते हैं, अपना तुम लोग कर लेना। ठीक है, ठीक है ना? इसका हो जाएगा 4D 1 5s 2। अब कर लेना। ठीक, ठीक है कि नहीं? ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग लिख लो। चलिए, आप लोगों ने इसको लिखा, हम आगे बात करते हैं। सेव हो जा। क्यों नहीं हुआ? हो गया। क्लीन हो जा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 6D श्रेणी के तत्व, सॉरी 5D श्रेणी के तत्व, यानी कि छठवें आवर्त के तत्वों की बात करेंगे। छठे आवर्त की, और किसकी? छठे आवर्त की बात करेंगे हम लोग, और इसको कहेंगे हम लोग 5D श्रेणी तत्व। क्या कहेंगे? 5D श्रेणी के तत्व, 5D श्रेणी के तत्व कहेंगे। ठीक है, तो इतना ऊपर हाथ फैला के इसे लिखो, 5D श्रेणी के तत्व। अब क्या करें? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रिप्टन के बाद क्या आता है? जीनोन। जीनोन,
जीनॉन के बाद इसका आएगा, क्या आएगा भाई साहब, जीनन के बाद, हाँ जीनन के बाद इसका आएगा कितना, 5D 1 to 10, 5D 1 to 10, 6 यस 1 to 2। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है सर। समूह फिर से लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आवर्त लिखो, आवर्त है छठा, ठीक है छठा आवर्त है। तत्व लिखो, इसमें आएगा लैंथेनम, ठीक है लैंथेनम जो होता है, आप लोग तो इससे एक व्युत्पन्न श्रेणी भी पढ़ते हो लैंथेनाइड, जो कि एफ ब्लॉक में जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लैंथेनम है ना ये एफ ब्लॉक का है, नहीं लैंथेनम डी ब्लॉक का है। किसमें का है, डी ब्लॉक का 5D श्रेणी का तत्व है, ठीक है 5D श्रेणी का तत्व है, ठीक है ये एफ का नहीं है। और कुछ लोग अगर लिखते हैं तो बस एक राइमिंग बैठने के लिए लिखते हैं, मतलब कि अपना राइम कर सकें, कि हमको एक निमोनिक्स बनाना है, उसी के आधार पे हम बोल सके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ला, हफ, ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ठीक है बेटा, ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। लिखो फिर, ठीक है तो इसका लिखो ला, इसका लिखो हफ, हफ, इसका लिखो ता, इसका लिखो वरना, इसका लिखो रे, अच्छा इसका लिखो उधर, इसका लिखो इधर, इसका लिखना आप पिटाई, क्या लिखना पिटाई, इसका लिखिएगा और, इसका लिखिएगा होगी। ठीक है बेटा, ठीक है सर। लिखो, अब स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन कर लो, समझे कि नहीं समझे। चलिए, अरे तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाओ, साथ के साथ कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ, बाद वाला काम अच्छा नहीं होता है। हाँ, सेव किया, सेव करने के बाद करता हूं इसको क्लीन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सतवें आवर्त की। किसकी बात करने जा रहे हैं, सतवें आवर्त के तत्व की बात करने जा रहे हैं, सेवेंथ पीरियड की बात करेंगे। अब ध्यान देना बेटा, क्या करना, ध्यान देना, गौर फरमाइएगा। सतवें आवर्त को आप लोग क्या कहते हो, 6D श्रेणी तत्व कहते हो। क्या कहते हो, 6D श्रेणी का तत्व, ठीक है 6D श्रेणी कहते हो। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, ठीक है रेडॉन के बाद, रेडॉन के बाद, रेडॉन के बाद आता है कितना, आएगा 6D 1 to 1 to 1 to 10, ठीक है 6D 1 to 10, और यहीं पे 6F भी आएगा, ठीक है 6F भी आएगा, ठीक इसका डिसाइडेड नहीं रहता कि ये आएगा ही आएगा। और यहाँ पे आएगा 7S 1 to 2, ये 6F आने के पूरे चांसेस नहीं होते, 6F आने के पूरे चांसेस नहीं होते, पर मैंने लिख दिया है और उस पर मैंने इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखा है, ठीक है आएगा तो लिखना, जितना भी आएगा 1 या 2, ठीक है पूरा नहीं आता है, ठीक इसलिए आप लोग 6F भी किसी में आता है, 6F किसी में नहीं आता, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलिए इतना तो कर लोगे आप लोग। का आप लिखें, अपना कलर फेवरेट है ये, आजा 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 आजा। अब यहाँ पे लिखते, ये तो ब्लैक हो जा रहा है, इस पे ब्लैक दिख रहा है, हमको फिर ये लेना पड़ेगा हल्का। हाँ ये यहाँ पे अब हमें, अरे
समूह लिखता हूं पहले, 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12। ठीक है, आवर्त लिखें, आवर्त क्या लिखेंगे, 7वां। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसमें सिर्फ हमें एक ही तत्व पढ़ना है, वो भी एक्टिनॉइड। क्या पढ़ना है, एक्टिनॉइड पढ़ना है। ठीक है, एक्टिनॉइड पढ़ना है। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, लैंथेनाइड में मैंने आप लोग को शायद नहीं बताया था कि जो लैंथेनम परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक की भी मैं बाद में बात कर लेता हूं। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है। ठीक, ये 7वें आवर्त का होता है। ठीक है, इसके लिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्टिनम जो होता है, एक्टिनम इसी का तत्व है, डी ब्लॉक का ही तत्व है एक्टिनम। एक्टिनम किसका तत्व है, डी ब्लॉक का ही तत्व है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब यहां पे अगर हम बात करना चाहें कि एक्टिनम के बाद जो आएंगे, पहली बात एक्टिनम भी रेडियो एक्टिव होता है, इसके बाद भी जो आएंगे सारे क्या होते हैं भाई, रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। पर जो एक्टिनम है ना, इसकी एक व्युत्पन्न श्रेणी है जिसको एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और जो लैंथेनम था इसके पहले जो लैंथेनम था उससे भी एक व्युत्पन्न श्रेणी होती है जिसको लैंथेनॉइड कहते हैं, जो कि एफ ब्लॉक में होता है। और यहाँ पे देखो एक्टिनम है, इसका भी एक श्रेणी व्युत्पन्न होती है एक्टिनम से। ठीक, एक श्रेणी जिसको एक्टिनॉइड कहते हैं, जो कि एफ ब्लॉक में होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक, बस इतना मैंने डी ब्लॉक तक आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, अभी मैं एफ ब्लॉक भी पढ़ाने जा रहा हूं, एफ ब्लॉक भी पढ़ा देता हूं, उसके बाद भी हम मतलब बाद में, ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करने के ट्रिक हम लोग सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अच्छा, परमाणु क्रमांक की आप बात कर रहे थे कि सर आपने परमाणु क्रमांक किसी में नहीं लिखा, लिख देता हूं अलग से। ठीक है, क्लीन कर देता हूं। जब हमने 3D श्रेणी की बात किया था, 3D श्रेणी का तत्वों की बात किया था, तो 3D श्रेणी में ध्यान दीजिएगा, 3D श्रेणी में परमाणु क्रमांक 21, ठीक है, क्या 21 होता है। ठीक है, और ऐसे क्रम से बढ़ते जाओ 22, ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्रम से ऐसे है, मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, जैसे उसमें था मैजिक नंबर से, यस और पी ब्लॉक में क्या होता है, मैजिक नंबर से निकाल लेते हैं परमाणु क्रमांक याद करने का, लेकिन इसमें क्रम से, इसमें कोई मैजिक नंबर नहीं। ठीक है, 21, 22, 23 ऐसे फलाने ढिकाने ऐसे करते चला जाइएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। और जब हम लोग बात करेंगे 4D श्रेणी की, किसकी बात करेंगे, 4D श्रेणी की बात करेंगे, तो 4D श्रेणी में आप क्या करिएगा, 39, 40 ऐसे। और जब हम लोग बात करेंगे परमाणु क्रमांक की 5D श्रेणी के, तो 5D श्रेणी में ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, क्या करिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा, यहां पे ध्यान देना, परमाणु क्रमांक 57 जो होता है, ये होता है लैंथेनम का, किसका होता है, यानी कि लैंथेनम La का होता है। ठीक है, 57 होता है। ठीक, अब यहीं से एक श्रेणी भी उत्पन्न होती है, जिसका नाम होता है लैंथेनॉइड। क्या नाम होता है बेटा, लिख देता हूं यहीं पे, परमाणु क्रमांक 57 होता है लैंथेनम का, और यहीं से एक श्रेणी भी उत्पन्न होती है लैंथेनॉइड की। लैंथेनॉइड श्रेणी भी उत्पन्न होती है, और जिसका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक लैंथेनॉइड श्रेणी में आते हैं। फिर यहां आएगा 72, 73, ठीक है, 72, 73, 74, 75, 76 ऐसे करना है। ठीक है बेटा, हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम समझाते हैं। और जब हम 6D श्रेणी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 6D श्रेणी के तत्वों की बात करते हैं, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, 6D श्रेणी में ध्यान देना, पहला तत्व होता है एक्टिनॉइड। क्या होता है, एक्टिनॉइड होता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 89,
89, ठीक है, 89 होता है। अब यहीं से एक श्रेणी भी उत्पन्न होती है। अच्छा, ये 3D वाले को मैं बाद में लिखता हूं, जगह नहीं है, ठीक, इतना आप लोग लिखिए ढंग से, इतना आप लोग लिखिए, इतना लिखिए। तो इसके बाद में इसका भी लिख देता हूं 6D वाले का। 5D तक मैंने बताया परमाणु क्रमांक, और 6D वाले का भी बता देता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए सेव कर देता हूं, हटा देता हूं इसको। हम लोग बात करते हैं 6D श्रेणी के तत्व की। किसकी बेटा बात करेंगे हम लोग? 6D श्रेणी के तत्व की बात करेंगे। जब हम 6D श्रेणी के तत्व की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 6D श्रेणी के तत्व की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो इसमें आएगा पहले एक्टिनम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 89 यानी कि 89 होता है। इसी से एक श्रेणी भी उत्पन्न होती है एक्टिनॉइड। क्या भी उत्पन्न होती है? एक्टिनॉइड श्रेणी भी उत्पन्न होती है। और ये एक्टिनॉइड श्रेणी जो होता है, ये जो एक्टिनॉइड श्रेणी होता है ना, एक्टिनॉइड श्रेणी जो होता है परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्वों को कंटेन करता है। कहां तक? परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के। बाकी अब यहां से जब जाओगे 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ऐसे डांट डांट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? हाँ, बाकी ये तो रेडियो एक्टिव होते हैं सारे के सारे, तो उसको जानने की भी जरूरत नहीं है। मैंने परमाणु क्रमांक भी आप लोगों को बताया, अच्छे से ढंग से बताया है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है सर। और आप लोगों ने क्लास को अटेंड किया प्रॉपरली, निमोनिक्स सीखा आप लोगों ने, डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एफ ब्लॉक के तत्वों की, जिसको हम लोग उसके निमोनिक्स को सीखेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम रहेगा तो हम लोग मूव कर जाएंगे डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के प्रॉपर्टीज पे। ठीक है कि नहीं? ठीक है बेटा, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही। आप करिए अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।